Hello friends, myself Mr. Sagar Kadlab from Oakley Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Today in this lecture we are going to discuss and study about TYBSc Zoology Paper 5 Semester 5 Applied Components Environmental Science and Pollution topic. So in this topic the first point from unit number 1 is the components of environment. ये हमारा पहला यूनिट है, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिटेल्स में डिस्कस करने हैं और ये सब इस लेक्चर्स में यहाँ पे हमें देखना है. ओके, देन द कंपोनेंट्स आर बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू टाइप. फर्स्ट वन बायोटिक and second one abiotic. Now we are going to know about the biotic first, then we will discuss about the abiotic. First, biotic means a living things in an ecosystem. Okay, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स है, वो सब ये बायोटिक में आते हैं. अभी इसमें अगर आप देखोगे तो उसमें प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है एंड डीकम्पोजर्स भी है. प्रोड्यूसर्स also called as the autotrophs, consumers are called as the heterotrophs and decomposers are called as the detritivorous or saprophytic organisms. So ये सब इसमें आते हैं. ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स कि जो बेसिकली बाय यूजिंग अ सनलाइट, water and carbon dioxide produces the food source energy, we can call as energy. Okay, then the heterotrophs from the protozoans up to the mammal, all the animals are a heterotrophs depending on other for the food purpose. Okay, and then decomposer or detritivorous is a animals or the individuals, or we can call as the microorganism like as a fungi, bacteria, which break down or decomposes the material. Okay, so these are the three basic component from the biotic type or biotic component of ecosystem. Then the abiotic second type, it includes non-living chemical physical parts of the environment, okay, which affects the living being and the ecosystem. मतलब जो भी लिविंग बीइंग के पार्ट्स है कि जो हमें डेड या फिर डीके फॉर्म में मिलते हैं, या उसके अलावा वाटर है, लाइट है, रेडिएशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, ये सब जो नॉन लिविंग थिंग है या फिर लिविंग बीइंग के डेड एंड डीके पार्ट्स, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. ये बायोलॉजी या फिर इकोसिस्टम का ही पार्ट है बट नॉन लिविंग थिंग्स है. सो ये सब बेसिकली टू टाइप्स है वहाँ पे या एनवायरमेंटल कंपोनेंट के. ओके, सो beside this there will be again some categorization in the whole environment in earth. so ये जो पूरा की पूरा एनवायरनमेंट है इसको अलग 4 टाइप या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टडी करने के लिए, जो बाद में हमें देखना है. एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर. तो ये सब इसमें 4 कैटेगरीज है अलग अलग थिंग में. पहले आप यहाँ पे डायग्राम में देख लो, बायोटिक थिंग है, लिविंग थिंग एंड अबायोटिक थिंग है. ये इस डायग्राम में या फिर इस पिक्चर्स में क्लियर होते हैं ये कौन से होते हैं. देन द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट वन विच इज़ वन एज अ एटमॉस्फियर. ओके,
तो अभी एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्स हमें स्टडी करने हैं। ये एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में क्या क्या रोल करता है, इसमें क्या क्या लेयर्स होते हैं, या फिर इसमें कौन से टाइप्स भी होते हैं। अभी एटमॉस्फेयर क्या काम करता है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ, और वी कैन सिंपली कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शेल ओवर द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। आपको इस सेंटेंस में से या फिर इस स्लाइड में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसमें से मैं वन बाय वन कुछ एक्सप्लेन करूँगा, और साइमल्टेनियसली थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको वहाँ पे और दूंगा। ओके, सो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 1000 या फिर उसके आगे थोड़ा बहुत किलोमीटर तक फ्रॉम द अर्थ सरफेस फैला हुआ है। अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर के आगे तक ये एटमॉस्फेयर वहाँ पे फैला हुआ है, और इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, या फिर उसमें लेयर फॉर्मेशन हुआ है, या फिर उसमें सेपरेशंस दिखता है इतने 1000 किलोमीटर तक, जिसमें उसमें बेसिकली टाइप है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ये जो टाइप्स है मैंने अपने अर्थ के बाहरी हिसाब से अर्थ के सरफेस तक आते आते ये टाइप्स यहाँ पे बनते हैं, और उसको अगर हम दूर जाते तक गिनते या फिर उसको काउंट करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये ऐसे उसको बोलेंगे। ये मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस। ओके, सो फर्स्ट वन बाय वन इसमें हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या काम है। सो अभी ये अगर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर जो भी है ये, या फिर ये 5 लेयर मैंने यहाँ पे अभी बोले, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कंडीशंस की वार्मिंग या फिर टेम्परेचर उसमें मिलता है, और वो जो टेम्परेचर है उनकी वजह से अर्थ के सरफेस या फिर लिविंग बीइंग एंड अबायोटिक थिंग में जो भी कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल्स है, उनके लाइफ पे उसका असर होता है। ओके, सो विच कॉजेज द वेरिएशंस इन क्लाइमेट, एयर फ्लो, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर एक्टिविटीज़। ओके, सो अभी अगर ये डायग्राम में आप देखोगे तो जो मैंने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर बोला था, वो ऐसे अर्थ के सरफेस से थोड़ा थोड़ा होते होते आगे तक दूर तक जाता है। ओके, सो अभी ये वन बाय वन एक एक लेयर का डिटेल थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला दिख रहा है आपको ट्रोपोस्फियर। सो ये जो ट्रोपोस्फियर है ये नियर अबाउट फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अप टू 10 to 12 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। ओके, और ये पूरा इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता। ओके, मतलब एक्सेसिव वार्म नहीं होता, बट सफिशिएंटली वार्म टू सर्वाइव द लिविंग थिंग्स। मतलब इतना वार्म नहीं होता कि जिसमें कोई एनिमल्स या फिर लिविंग बीइंग डेड हो जाए, उतना सफिशिएंट होता है, थोड़ा सा होता है, सफिशिएंट होता है जिसमें लिविंग एक्टिविटी होती रहती है। ओके, ये पहला लेयर है नियर अबाउट अप टू 12 किलोमीटर हाइट। देन उसके आगे सेकंड वन है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर ये जो है वो लगभग 12 से 17 से 50 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। ओके, मतलब ट्रोपोस्फियर के आगे ऊपर 10-12 किलोमीटर से स्टार्ट होके 50 किलोमीटर तक उससे ऊपर ऊंचा। ओके, अभी इसमें क्या क्या होता है, दिस इज द थिक लेयर ऑफ अ सल्फेट। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेन। मतलब ये जो लेयर है उसमें सल्फेट कंपोनेंट्स वहाँ पे होते हैं, और वो रेन या फिर बरसात होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन। इसी में ही ओजोन का लेयर होता है, और आपको ओजोन का जो भी फंक्शन है वो अच्छे से पता है, विच absorbs द यूवी लाइट। इफ the ozone will not be there, then the sunlight with the ultraviolet light which comes directly on the earth surface and which causes the damage to the living things.
सो यूवी रेज से कैंसर होता है, हमको पता है, ज़्यादा देर तक उसके कांटेक्ट में रहने से। वैसे ही अगर ये यूवी रेज अगर ओजोन ना होता तो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आते और वहाँ पे जो भी लिविंग बींग है उनको वो डैमेज करते हैं। ओके, सो ये यूवी रेज वहाँ पे एब्सॉर्ब करने के लिए ओजोन का लेयर भी ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ओके, एंड इट आल्सो हेल्प्स और it also leads to the formation of air flow, various kind of vibrations in the climatic conditions, cloud formation, temperature shuffling, rainfall, and various other environmental activity on the surface or up the surface of earth in a various locations according to the environment or according to that landscape. सो ये ऐसा एक लेयर है कि जो ये अलग अलग कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेन के लिए है, टेम्परेचर्स के लिए है, या फिर एयर फ्लो के लिए। ये बेसिकली हम वहाँ पे समझते हैं। ओके, सो ये हुआ सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर। उसके ऊपर रहता है मीजोस्फियर। अभी ये जो मीजोस्फियर है ये नियर अबाउट 50 किलोमीटर से स्टार्ट होके 90 किलोमीटर तक ऊपर तक जाता है, या फिर 85 किलोमीटर तक जाता है। मतलब सीधा सीधा अगर बोलेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वो अप टू 90 किलोमीटर आगे तक जाता है। मतलब 40 किलोमीटर वो थिक होता है नियर अबाउट। ओके, तो ये क्या काम करता है या फिर इसका क्या रोल है यहाँ पे अभी देखेंगे। तो ये है एक ऐसा टेम्परेचर रिलेटेड जोन कि जहाँ पे ये अलग अलग काम करता है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक टाइड्स यहाँ पे फॉर्म होती है, प्लानिटरी वेव्स, मतलब ये जो अर्थ अपना प्लानट है उसका वेव्स जो है, ग्रेविटी वेव्स हम बोल सकते हैं, वो वहाँ पे मेंटेन या फिर सेपरेट करता है। जोनल विंड्स है, मतलब अर्थ वाले विंड्स अलग है, या फिर वो थोड़ा सा जहाँ पे पार्टिकल्स कम है वहाँ पे जो विंड है वो अलग अलग जोन्स का विंड वहाँ पे सेपरेशन होता है। और उसके बाद में जो भी मेटेरॉइड्स या फिर एस्टेरॉइड्स ऊपर से अर्थ की तरफ आते हैं तो उनको ब्रेक डाउन या फिर ब्रोक करने का काम भी यहाँ पे इस मीजोस्फीयर के लेयर में हो जाता है। मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्पेस वाला पार्टिकल अर्थ में एंटर करने से पहले यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ऐसा छोटा सा मीजोस्फीयर है 40 किलोमीटर का, ये वो ऐसा फंक्शन वहाँ पे कर लेता है। ओके, तो ये हुआ मीजोस्फीयर। उसके ऊपर है थर्मोस्फीयर। अगर अभी हम इसकी बात करें, थर्मोस्फीयर उसके नाम में ही है, थर्म मीन्स और टेम्परेचर, सिंपली वी कैन कॉल्ड एज दिस इज द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें से ये हॉटेस्ट लेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी इस लेयर में होती है। अभी इसका क्या फंक्शन है वहाँ पे वो देखते हैं। ये जो लेयर है ये बहुत सारी एनर्जी जो है जो डायरेक्टली सनलाइट के थ्रू अर्थ पे जाती रहती है तो उसको वो ये एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये बेसिक फंक्शन है यहाँ पे ये थर्मोस्फीयर का, जिसकी वजह से ये वहाँ पे हॉटेस्ट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये नियर अबाउट 85 टू 90 किलोमीटर टू अप टू 500 किलोमीटर और 690 किलोमीटर्स। ओके, तो ये इतना नियर अबाउट 450 किलोमीटर तक थिक होता है। ओके, तो ये इतना बड़ा सा लेयर है। ओके, तो ये और एक फंक्शन यहाँ पे इसको या फिर इसको अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपने कभी नासा वगैरह का नाम सुना होगा, इसरो, नासा, तो ये एक ये जो इंस्टीट्यूट्स है तो इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेयर है ये थर्मोस्फियर वाला। तो ये जो थर्मोस्फियर है यहाँ पे इन्होंने एक होम बनाया है जिसको हम बोल सकते हैं होम फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ये अर्थ का एक ऑर्बिटल रीजन है या फिर ऑर्बिट है अर्थ का, तो उसको वहाँ पे जो भी सैटेलाइट या फिर स्पेस में कुछ मटेरियल छोड़ा जाता है तो वो वहाँ उसको रखा जाता है या फिर सिचुएटेड किया जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो या फिर
अदर काइंड ऑफ जो स्पेस एक्टिविटी है, मॉनिटरिंग के लिए हो या फिर ऑब्जर्विंग के लिए हो या फिर कुछ एक्टिविटी के लिए हो, वो सब वहाँ से हैंडल किया जाता है। ओके, तो ये एक स्पेस स्टेशन का भी एक लेयर है, ठीक है। और अभी उस थर्मोस्फियर के ऊपर जो भी आगे का रहेगा अप टू फ्रॉम 690 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर, वो जो पूरा आगे का रीजन रहेगा तो वो सब है एक्सोस्फियर। अभी ये एक्सोस्फियर क्या है, ये एकदम लास्ट वाला रीजन है एटमॉस्फियर का, जो अर्थ के बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, मतलब नियर अबाउट 700 किलोमीटर से आगे का जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको हम बोल सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेजुअली 1 बाय 1 जो भी पार्टिकल्स हैं या फिर एयर है, मटेरियल है उसमें, वो सब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर नहीं भी रहता, जो ऐसा बाद में धीरे 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 पूरा 1 बाय 1 किलोमीटर के हिसाब से वो डिक्रीज हो जाता है और वो एक वैक्यूम स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देर इज़ द ग्रेजुअल चेंजेस टूवर्ड्स द वैक्यूम स्पेस इन दिस लेयर। इस लेयर में ग्रेजुअल चेंजेस होते जाते हैं वैक्यूम की तरफ, वैक्यूम वहाँ पे बन जाता है, मतलब देर इज़ अ नो मटेरियल एंड एयर इनसाइड द स्पेस। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वार्मेस्ट लेयर। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म लेयर होता है क्योंकि ये सनलाइट के उतना क्लोज निकल जाता है, सो कॉल्ड और सो कॉजेज द एक्सेसिव हीट इनसाइड दिस लेयर। अभी इस लेयर में भी हमें हेलियम, हाइड्रोजन ऐसे मटेरियल्स या फिर एलिमेंट वहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अभी पीरियोडिक टेबल में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हीलियम, हाइड्रोजन एकदम ऊपर की तरफ रखे हैं रोज़ में, तो ये जो भी एलिमेंट है वो वहाँ पे ये एक्सोस्फीयर में मिलते हैं, बट बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वहाँ पे मिलते हैं। ओके, देन ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर स्पेस भी हम बोलते हैं तो फिर भी वहाँ पे ग्रेविटी थोड़ा बहुत कभी कभी इंटरफेयर अफेक्ट करती है। ओके, एंड इट इज़ also act as, मतलब exosphere also acts as a transitional medium to the zone under the influence of a gravity। मतलब वहाँ से नीचे के जो भी ये 4 लेयर है उनमें जो भी ग्रेविटी इफेक्ट वहाँ पे मिलता है तो वो यहाँ पे ट्रांजिशन मीडियम, मतलब एक सेपरेशन मीडियम वहाँ पे करके वो एक्ट करता है। तो ये एक्सोस्फीयर, ये ऐसा सभी डिटेल्स एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के बारे में है और ये सब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करके जो भी अर्थ के सुपरफिशियल या फिर सरफेस का जो भी इन्वायरमेंट हम ऐसे सरफेस पे बैठ के देख सकते हैं या फिर फील करते हैं, वो सब ये 4-5 लेयर के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। ओके, so this is the details about the atmosphere. Then the next point is hydrosphere। अभी हाइड्रो मीन्स वाटर, अभी ये वाटर का लेयर है। अभी यहाँ पे जो भी वाटर के कंपोनेंट है ये आपको तो पता ही है, आपने पहले भी डिस्कस एनवायरमेंटल में कभी कहीं ना कहीं स्टडी किए हैं। ओके, सो अभी हाइड्रोस्फीयर मीन्स व्हाट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लानट और अर्थ सरफेस। जो भी अर्थ के ऊपर का वाटर है वो टोटल करके उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, वो पूरा की पूरा वाटर का अमाउंट। ओके, इट कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब ये जो अर्थ का पूरा सरफेस है उसमें 3/4 हिस्सा वो अपने वहाँ पे काबिज करता है, ठीक है। इसमें मेजर माइनर पार्ट या फिर मेजरली अगर हम कंसिडर करें 3/4 में तो मराइन इकोसिस्टम आपको दिखेगी, मतलब बहुत सारे जो सीज है तो वो यहाँ पे आते हैं मराइन इकोसिस्टम। ओके, तो ये मेजर कंपोनेंट है और स्मॉल पार्ट्स उसमें रहेंगे तो वो सब रहेंगे फ्रेश वाटर का स्मॉल पार्ट, तो वो होता है लेक हो, रिवर हो, पॉन्ड है, रिजर्वायर है, ग्लेशियर है या फिर ग्राउंड वाटर है या फिर उसके बाद में जो कुछ वेपर फॉर्म में वाटर बचता है वो सब है। तो ये सब है हाइड्रोस्फीयर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ओके,
तो अभी ये वाटर का काम क्या रहता है, अभी हम सबको पता है एज जो भी वाटर है वो लाइफ के वेरियस फॉर्म को सस्टेन रहने में हेल्प करता है एंड बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम रेगुलेशन के लिए एज वेल एज द एटमॉस्फेयर रेगुलेशन के लिए। ओके, तो इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, ये इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर रेगुलेशन का, वो ह्यूमन के एक्टिविटी के वजह से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे स्लाइड में एक सेंटेंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज अ डिफॉरेस्टेशन। सो ये एक सिंपल सी डिफॉरेस्टेशन जो एक्टिविटी है ये हाइड्रोस्फीयर के जो भी रोल है उनको डिस्टर्ब करती है, मतलब उसके वजह से इकोसिस्टम एटमॉस्फेयर सब रेगुलर जो भी एक्टिविटी उनमें होनी चाहिए वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर फॉर्म में वो होना स्टार्ट हो गई है। ओके, ठीक है, तो वैसे ही ये हाइड्रोस्फीयर का इम्पॉर्टेंट अपने यहाँ पे अर्थ पे है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे। सो अगर हम इसका हिसाब करेंगे अर्थ के हाइड्रोस्फीयर का, तो ये नियर अबाउट 366.3 सेप्टिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। सेप्टिलियन गैलन्स ऑफ वाटर मीन्स 10⁻²⁴ 366.3 के आगे इतना सारा गैलन्स ऑफ वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है इन लिक्विड फॉर्म। सो ये लिक्विड फॉर्म वाला वाटर, ये अंदाज़ा है इतना वाटर वहाँ पे है, 366.3 सेप्टेलियंस। सो बहुत ज़्यादा, वो जैसे हम बोलते हैं कि उसको 3/4 ऑफ टोटल अर्थ सरफेस वो कवर करता है, वो उतना नंबर वहाँ पे है। सो इसमें अगर हम कंसिडर करेंगे तो 97.5% साल्ट वाटर उसमें उसका प्रोपोर्शन है, फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन है 2.5। अगर इसको चाहे तो आप राइट भी कर सकते हैं। तो पहला है साल्ट वाटर का प्रोपोर्शन 97.5, उसके बाद में है फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन 2.5%। ओके, अभी इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो सलाइन लेक जो है एंड इनलैंड्स सी जो है तो उनका प्रोपोर्शन है 0.0008%। उसके बाद जो ग्लासियर वाटर है, ग्लासियर वाटर मतलब जो भी आइस फॉर्म में होंगे वो 0.5% है। सॉइल का मॉइस्चर है वो अबाउट 0.1% में आता है। उसके बाद में लेक है, वो उसका परसेंटेज है 0.009%। एंड फ्रेश वाटर रिवर है, उनका भी परसेंट है 0.0001%। एंड जो भी एटमॉस्फेरिक वाटर है तो उसका परसेंटेज है 0.0009%। सो ये सब परसेंटेज में हमें इसमें फाइंड आउट किया है, ये अंदाज़ा है, मतलब ये एक ऐसा पूरा कि पूरा ऐसा एग्जैक्ट इतना ही मिलेगा ऐसा नहीं है। जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करेंगे, इनका परसेंटेज वहाँ पे वैरी होगा। ओके, सो दिस इज़ द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। अभी नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लिथोस्फीयर। अभी ये लिथोस्फीयर क्या है, ये सिंपल सा अगर बोलेंगे तो अर्थ का जो सरफेस है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। मतलब जो भी सॉइल का रीजन है, सॉइल हो रॉक हो, ये सब उसमें आता है। अभी इसमें अगर डिटेल्स में देखेंगे तो द लिथोस्फीयर बिगेन्स एट द हॉट बॉल ऑफ मैटर विच फॉर्म्स द अर्थ about 4.6 billion year ago. About 3.2 billion year ago, the earth cooled down considerably and a very special event took place that life begins to form on our planet. मतलब ये सब जो छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं वो सब आपने SY में पढ़े हैं इवोल्यूशन टॉपिक में, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऐसा पॉइंट था वहाँ पे। तो उसमें हमने पढ़ा था सिंपल सा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो भी अर्थ है वो एक ऐसा उबला हुआ वाटर की तरह दिख रहा था।
एक उबला हुआ बड़ा सा हॉट बॉल मटेरियल, जो भी मटेरियल सॉलिड मटेरियल बट एक उबलता हुआ। तो ये 4.6 बिलियन ईयर अगो था। उसके बाद उसको ठंडा होने में बहुत सारे साल गए और बाद में वहाँ पे लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो मतलब जैसे जैसे ये ठंडा होता गया तो वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होते गए और उसी के वजह से यहाँ पे एक लिथोस्फीयर फॉर्म हुआ है। तो ये जस्ट फॉर्मेशन है, इसके डिटेल्स में ये हिस्ट्री है कि कब हुआ होगा। तो लिथोस्फीयर क्या है? एक इट इज़ अ रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के बाहरी हिस्से में जो रिजिड रॉकी आउटर लेयर है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। और मेनली इसमें क्या होता है कि क्रस्ट एंड सॉलिड मेंटल इसमें प्रेजेंट है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत लेयर वाला पार्ट है एंड हार्ड मटेरियल है वो क्रस्ट एंड मेंटल है रिस्पेक्टिवली। अगर हम इसके थिकनेस की बात करेंगे, ये लिथोस्फीयर कितना थिक हो सकता है, तो ये अबाउट 100 किलोमीटर थिक है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये 100 किलोमीटर मिनिमम थिक है। उतना ही है ऐसा नहीं है, बट मिनिमम यहाँ पे हम ऐसा अंदाज़ा करके बताया है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कंसिस्ट 3 पार्ट: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। इसमें लिथोस्फीयर के 3 मेजरली पार्ट है: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ओके, सो उसमें माउंटेन्स आते हैं, रॉक्स आते हैं, स्टोन्स है, टॉप सॉइल है एंड सैंड है। तो ये सब यहाँ पे उसको लिथोस्फीयर फॉर्म में हेल्प करते हैं। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो अ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द दिस पार्ट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब वेरियस ऐसे बड़े बड़े से लेयर्स होते हैं, प्लेट्स जिसको बोला जाता है कि जो इधर उधर खिसकने की वजह से भूकंप आते हैं, जो फील करते हैं हम वो ये प्लेट्स इधर उधर हिलते हैं, तो उनकी वजह से ये भूकंप के झटके हमको लगते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा डिटेल है लिथोस्फीयर का। ओके, सो दिस इज़ द जस्ट अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिथोस्फीयर। ओके, ये फ्रॉम सेंटर से लिया गया है और उसमें जो मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये ऐसा पूरा आपको डिटेल्स में यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल्स था। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 4th पॉइंट फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज द बायोस्फीयर। अभी बायो क्लियरली इंडिकेट्स दैट a biological things, or we can simply call as the living things. अगर हम अभी इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा वाला टॉपिक है, बट इसको इन अ शॉर्ट टाइम शॉर्ट मैनर में हम इसको डिटेल में स्टडी करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में पूरा की पूरा बताना इतना आसान अभी नहीं है ये वीडियो में। ओके, सो इसमें क्या है, बायोस्फीयर इट इज़ द thin layer on the earth in which the life can exist। मतलब एक ऐसा लेयर है कि जो थिन है बट उसमें पूरा लाइफ एग्जिस्ट करता है। ओके, इट दिस बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड एज द इकोस्फीयर। इकोस्फीयर मीन्स जहाँ पे इकोसिस्टम्स फॉर्म होते हैं, मतलब सब लिविंग बींग वहाँ पे आते हैं। और ये बायोस्फीयर को और एक तरीके से वहाँ पे डिफाइन किया जाता है, इट ऑल्सो कॉल्ड एज द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स और अ जोन ऑफ लाइफ। मतलब जो भी इकोसिस्टम्स है अलग अलग लोकेशंस के, सबको कंबाइन करके अगर स्टडी किया जाए तो उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। ओके, अभी ये जो भी इकोस्फीयर है या फिर बायोस्फीयर है, it is a global system which consists living organism, non-living organisms or non-living factors, which is very necessary for the activities and sustenance of the
लिविंग बीइंग। ओके, मतलब इसमें ये जो इकोस्फीयर है इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, अभी नॉन लिविंग में जो भी मटेरियल्स आते हैं हमने पहले देखे थे कि सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो ये सब नॉन लिविंग मटेरियल ये लाइफ पे या फिर लिविंग बीइंग पे अफेक्ट करता है, तो ये भी यहाँ पे कंसिडर होता है। ओके, अभी ये जो बायोस्फीयर है ये डिफरेंट सेक्शंस में वहाँ पे एक्सप्लेन हम बाद में कर सकते हैं, बट इसके जस्ट कैटेगरीज वहाँ पे हम देखेंगे, लाइक एज अ टुंड्राज लोकेशन, प्रेरीज लोकेशंस, डेजर्ट्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, या फिर ओशियन है, ये अलग अलग तरह के बायोस्फीयर कंपोनेंट है, या फिर यहाँ पे इकोसिस्टम भी अलग अलग तरीके के रहती है, ये हमको पता है। टुंड्रा मीन्स जहाँ पे कोल्ड रीजन होते हैं वो सब हम बोलते हैं। प्रेरीज मीन्स जहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे ग्रासेस रहते हैं, जो पूरा की पूरा ऐसा बड़ा सा एरिया ग्रास वाला रहता है, वो वो पूरा की पूरा उसको हम बोल सकते वो लोकेशन, वो एक प्रेरीज। डेजर्ट है जहाँ पे हम बोल सकते हैं रेगिस्तान, ये भी एक उसका कंपोनेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय वन, एंड डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे जो भी फॉरेस्ट है वो अपना लीव्स थोड़ी कुछ पीरियड्स के लिए छोड़ देते हैं, तो ये सब वहाँ पे ये उसके टाइप से फॉर्म्स है। और ओशियन है। ओके, तो ये जो भी बायोलॉजिकल पूरा मटेरियल है वो अलग अलग हिसाब से वहाँ पे एक्सप्लेनिंग बाद में किया जा सकता है। ओके, अभी अगर हम बोलेंगे तो इसमें लेवल्स है, या फिर इसको हम सिंपल से थोड़ा सा एक सीक्वेंसली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बायोस्फीयर है, वो बायोस्फीयर बायोम में कंसिडर होता है। बायोम्स का इकोसिस्टम वहाँ पे फॉर्म होता है, इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ रहती है, कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन रहता है, और पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स रहता है। तो ऐसा इसका एक डिक्रीजिंग काइंड ऑफ अ सीक्वेंस है कि जिसमें ये हम क्लियरली समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर कैसे बनता है। ओके, अभी ये जो बायोस्फीयर है ये हरिकेन के वजह से भी अफेक्ट होता है। हरिकेन्स यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टॉर्म है, ओके, चक्री बादल जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो भी लाइफ स्पैन है वहाँ का, जो भी लाइफ एग्जिस्ट है वो पूरा की पूरा वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। ओके, तो ये ऐसा सिंपल सा छोटा सा डिटेल है अबाउट द बायोस्फीयर। सो आज हमने इस लेक्चर्स में डिटेल में क्या क्या स्टडी किए। पहला तो था कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें हमने स्टडी किया था बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग। ओके, उसमें भी बायोटिक में हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स स्टडी किए थे। अबायोटिक में हमने एग्जांपल देखे थे, वाटर है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, मिनरल्स है, ओके, टेम्परेचर है। तो ये सब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स उसमें अबायोटिक में स्टडी किए थे। बाद में 4 कैटेगरीज वहाँ पे स्टडी की, एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर, देन लिथोस्फीयर, एंड देन लास्ट वन वी जस्ट डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर। तो ये 4 डिफरेंट वहाँ पे कंपोनेंट्स हमने आज डिस्कस किए इस लेक्चर से। ओके, इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप बाद में मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ environment in this lecture. Okay, thank you.